नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज हम बात करेंगे केसी त्यागी के उस पत्र के बारे में जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा जिसमें नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की उन्होंने मांग की, जिसके बाद से जेडीयू उससे हटती नजर आ रही है और कह रही है कि काफी असहज कह सकते हैं कि जेडीयू नजर आ रही है, जिसके बाद से कई तरह के बयान आ रहे हैं। केसी त्यागी के जेडीयू में नहीं रहने की बात भी हो रही है। क्या जेडीयू में केसी त्यागी हैं, इसको लेकर भी बात हो रही है। इसके अलावा कई तरह के बयानबाजी भी हो रही है। मांझी हालांकि समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के अंदर खाने में ही अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे चिराग पासवान की, क्योंकि चिराग पासवान ने दावा किया है कि कांग्रेस और आरजेडी के कई विधायक जो हैं वो एलजेपीआर के से बातचीत कर रहे हैं और शायद एलजेपीआर में वो खरमास के बाद आए। उसके अलावा हम बात करेंगे तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जिसके बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता जो है शिवानंद तिवारी वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव को वेलकम करने के लिए मीडिया कर्मी ज्यादा थे, उनके विधायक एक भी नजर नहीं आए। उसके अलावा हम बात करेंगे रितेश पांडे की। रितेश पांडे जनसुराज छोड़ चुके हैं, क्या कुछ कारण रहा, इन सब विषयों पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। पहले हम केसी त्यागी के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग जो है वो तो पहले भी उठ चुकी है। कई नेता जेडीयू के ये मांग उठा चुके हैं, एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से भी ये मांग उठती नजर आई है, लेकिन पार्टी ने कभी इतनी तीखी प्रक्रिया तो नहीं दी है। इस बार केसी त्यागी के पत्र के बाद जेडीयू का असहज होना, बयान से दूरी बनाना और उनके पार्टी में होने पर सवाल उठाना, क्या लगता है आपको, क्या कारण रहा? देखिए, मुझे जो लगता है कि केसी त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का पर्चा समय से पहले लीक कर दिया है। यानी चीजें तो चल रही हैं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के भीतर बातचीत के नीतीश कुमार को किस तरीके से एग्जिट दिया जाए, फेयरवेल दिया जाए, किस तरीके से वो मुख्यमंत्री किन शर्तों पर वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार हाल के दिनों में जिस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर असहज नजर आते हैं या उनकी वजह से चीजें असहज होती हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर के ये चीजें हैं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में कि उनको एग्जिट प्लान दिया जाए। और कई ऐसी चीजें हैं, बिंदुवार चर्चा भारतीय जनता पार्टी, मुझे जो खबर है उसके हिसाब से मैं कह पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के आला नेताओं के बीच में कई बिंदुओं पर यह विचार हुआ है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को स्मूथ एग्जिट दिया जाएगा। उसमें ये तमाम चीजों पर चर्चा हुई है, जिसमें भारत रत्न देने की बात है, निशांत को राजनीति में प्रवेश की बात है, संजय झा को केंद्र में मंत्री बनाने की बात है, तमाम चीजें एक साथ हैं। तो कहीं न कहीं केसी त्यागी ने पार्टी के भीतर की जो चर्चा थी उसको सार्वजनिक कर दिया समय से पहले। इसको लेकर के पार्टी के भीतर मुझे लगता है कि नेताओं की खुन्नस हो गई। नेताओं को लगा, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लगा कि केसी त्यागी जो कि पिछले कुछ दिनों से साइडलाइन चल रहे हैं, अचानक ये लाइमलाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के भीतर उन नेताओं में से हैं हाल के वर्षों में जो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को ही नागवार गुजरते हैं। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि केसी त्यागी के जो बयानात रहे हैं जनता दल यूनाइटेड को और भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 वर्षों में कम से कम 10 बार असहज कर चुका है। जब भी केसी त्यागी बोलते हैं या तो जनता दल यूनाइटेड असहज हो जाती है या भारतीय जनता पार्टी असहज हो जाती है। केसी त्यागी का पर पिछले साल भी कतरा गया था। पिछले साल जब वे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, हट गए थे केसी त्यागी और राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया था। तो केसी त्यागी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के भीतर में चीजें बहुत लंबे समय से ठीक नहीं है। ये ट्रिगर पॉइंट हुआ कि ठीक है, अब केसी त्यागी को किस तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कब मौके की तलाश में लोग थे, वो बड़ा मौका है। केसी त्यागी, याद करिए, केसी त्यागी ने असहज किया था जब कहा था कि इंडिया ब्लॉक के भीतर से, जबकि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो चुका था, उसके बाद भी केसी त्यागी ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर रखा गया है।
2024 वो वर्ष था जहां केसी त्यागी पहली बार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के सीधे निशाने पर आ गए थे और उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये वो नेता हैं जिन्होंने कभी भी वैचारिक तिलांजलि जनता दल यूनाइटेड के भीतर नहीं दी, अपने सिद्धांतों को हमेशा आगे रखा। समाजवादी विचारधारा के कट्टर प्रणेता जनता दल यूनाइटेड के भीतर अभी मौजूदा हालात में किसी को माना जाता है तो केसी त्यागी को माना जाता है। केसी त्यागी के वो बयान याद करिए जब जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी साथ में सरकार चला रही थी और उस समय उन्होंने इजराइल और हमास के बीच युद्ध पर कहा था कि भारत को इजराइल की मदद नहीं देनी चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो केसी त्यागी इस स्पष्टता के साथ बातों को रखते हैं। कई बार नागवार गुजरता है चीजें। और एक चीज और इसमें समझने वाली बात है कि केसी त्यागी के जो पुत्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। तो क्या ये चीजें भी हैं? जनता दल यूनाइटेड को ये चीजें भी नागवार गुजर रही है कि केसी त्यागी इधर और उनके बेटे अमरीश त्यागी उधर भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या ये घालमेल, हालांकि इस घालमेल को मैं बड़ा नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से चीजें हैं उसमें अमरीश त्यागी की अपनी राजनीति है और केसी त्यागी की अपनी राजनीति है। हालांकि केसी त्यागी की वजह से अमरीश त्यागी को राजनीतिक नुकसान जरूर हो सकता है, जिस तरीके से यशवंत सिन्हा के पुत्र को हजारीबाग उनके बेटे जो थे उनको भी नुकसान उठाना पड़ा था। उसी तरीके से केसी त्यागी की वजह से अमरीश त्यागी को नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये मान लेना कि सिर्फ यही वजह है कि अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी के भीतर केसी त्यागी सेट करना चाहते हैं, इसीलिए कि ये इस तरीके के बोल बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बोल है, इसे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं। हाँ, ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही इसकी शुरुआत की थी कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह से, शायद मैं अगर ठीक हूं तो गिरिराज सिंह ने पहली बार कहा था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये वो गिरिराज सिंह हैं जो किसी जमाने में नीतीश कुमार के बहुत बड़े समर्थक नहीं माने जाते थे। तो एक तरीके से गिरिराज सिंह के इस बयान को तब कटाक्ष में लिया गया था, या फिर ये माना गया था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारे लगाना चाहती है, इसलिए गिरिराज सिंह जैसे नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मामला जो मुझे जो समझ में आ रहा है या जो राजनीति चल रही है उसके हिसाब से जो मामला है उसमें मामला यही है कि केसी त्यागी को निशाने पर जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने इसलिए लिया है, कई नेता असुरक्षित महसूस करते हैं केसी त्यागी की वजह से। राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी पैठ है केसी त्यागी की, उसकी वजह से कई नेता, जो उनकी प्रबुद्धता है, प्रवक्ता के स्तर पर जो छाप केसी त्यागी ने छोड़ी है, जनता दल यूनाइटेड के अन्य नेताओं की वो छाप नहीं है। तो ये भी एक कारण हो सकता है केसी त्यागी से असहज होने का। और केसी त्यागी का जनता दल यूनाइटेड के भीतर किसी से संबंध है, अच्छे हो सकते हैं या हैं, तो उसमें नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के अभी राजनीतिक हालात क्या हैं किसी से छुपा हुआ नहीं, उस पर टिप्पणी करना भी बेकार सी बात हो जाएगी। तो अगर नीतीश कुमार सोचने समझने की स्थिति में हैं, तब भी अगर केसी त्यागी के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर और भी कुछ बड़ा कारण होगा जो अभी खुल करके सामने नहीं आया है। जी सर, चिराग पासवान की बात करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहते हैं और आरजेडी आज जिस हाल में है वो आने वाले समय में उसका नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस आरजेडी के कई विधायक जो है वो एलजेपीआर के संपर्क में है। 2015 की उन्होंने बात की और कहा कि नीतीश ने आरजेडी को जीवन दान दिया था और 2020 में मैंने आरजेडी को जीवन दान दिया। तो क्या लग रहा है आपको इन बयानों से? क्या आरजेडी और कांग्रेस के विधायक, जिस तरह से पहले भी हमने देखा कि उनके ही पार्टी के एक मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, 6 विधायक हैं, वो एलजेपीआर या एनडीए के संपर्क में हैं? देखिए, हाँ, ऐसा है कि आरजेडी के भीतर और कांग्रेस के भीतर टूट की बड़ी संभावना है। जिस दिन चुनाव परिणाम आया उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे हैं। उसी दिन से कम 13 विधायक सीधे तौर पर अभी भी तेजस्वी यादव के संपर्क में नहीं रहते हैं, ऐसा विश्वस्त सूत्र जो है आरजेडी के भीतर के भी मानते हैं। 13 लोगों ने उस समय भी बात तेजस्वी यादव से नहीं की थी जब वे चुनाव जीत करके आए थे। और एक के बाद एक अनेक विधायक भी ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं कहिए, लेकिन उनसे सुर मिलाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि आरजेडी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है।
और कांग्रेस तो मान करके चलिए कि कांग्रेस टूटने के लिए बैठी हुई है कि आज टूट जाए, कल टूट जाए, कब टूट जाए, कोई तोड़ने वाला तो आए। उनके विधायक इस आस में बैठे हुए हैं जनता दल यूनाइटेड कब अपना ऑपरेशन करेगी, इस आस में कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं। मानो इस तरीके से चीजें, हालात वहां हैं। तो चिराग पासवान का ये बयान कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, बड़ी टूट हो सकती है, आरजेडी टूट सकती है, विधायक नहीं बचेंगे, ये सच साबित हो सकता है। कांग्रेस के तो विधायक नहीं बचेंगे। हो सकता है कि तेजस्वी यादव खुद एक विधायक के तौर पर आरजेडी के भीतर बच जाएं, या एक दो और विधायक उनके यहाँ बच जाएं, बाकी विधायक तो शायद न बचे। जिस तरीके से आरजेडी के भीतर बड़ी नाराजगी है विधायकों की, मिल नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव से, और गारंटी नहीं है ना, भविष्य की गारंटी अगर आरजेडी में नई विधायकों को दिखेगी तो वो लोग पाला बदल लेंगे, समय के साथ पद बदल लेंगे। अभी 5 साल बचा हुआ है, और सत्ता के साथ विधायकी का जो मजा है विपक्ष में शायद वो मजा नहीं है इन लोगों को लगता होगा। वो भी एक कारण होगा कि वो लोग सत्ता पक्ष में आ जाएंगे। जिस तरह से तेजस्वी यादव आते हैं पटना, और शिवानंद तिवारी ने भी ये सवाल खड़ा किया है कि तेजस्वी यादव के वेलकम के लिए हवाई अड्डे पर आरजेडी का कोई विधायक वहां नजर नहीं आया, और स्वागत के लिए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से ज्यादा मीडिया कर्मी कैमरा लेकर वहां पहुंचे हुए थे। तो तेजस्वी अपनी पार्टी के राज्य कार्यालय में झांकने भी नहीं गए, ये भी उन्होंने कहा कि सीधे हवाई अड्डे से उन्होंने वो घर चले गए। ये सब कुछ लक्षण कह रहे थे कि वो ठीक नहीं है। तो जिस तरह से उनकी पार्टी के भीतर ही इस तरह से सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद से कई तरह का बयान, कई तरह की बातें सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए शिवानंद तिवारी उन नेताओं में से रहे हैं जो हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने से कभी गुरेज नहीं किया। पार्टी के भीतर 2-3 सीनियर लीडर अभी बचे लालू यादव के बाद, जिसमें शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह जैसे नेताओं का नाम है। लेकिन जगदानंद सिंह कभी तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं बोलते हैं, गुड फेथ के नेता माने जाते हैं, तेजस्वी यादव के गुड फेथ के नेता माने जाते हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी गाहे बगाहे मीडिया में हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजस्वी यादव को नसीहत देने से नहीं चूकते हैं। कुछ दिनों पहले भी चुनाव परिणाम आने के बाद तेजस्वी यादव पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव को घर से बाहर निकलना होगा, उन्हें विरोध प्रदर्शन करना होगा, उन्हें सड़कों पर आना होगा, मुफ्त में राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती हैं। यह शिवानंद तिवारी का नसीहत था तेजस्वी यादव को लेकर के। और आज भी शिवानंद तिवारी का दर्द छलका है जब कोई विधायक तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गया। शिवानंद तिवारी शायद सोच रहे होंगे कि अगर यही स्थिति रही तो पार्टी डूब जाएगी, और वो डूबती हुई नजर आ रही है। शिवानंद तिवारी की नजरों से अगर देखें तो आरजेडी डूबती हुई नजर आ रही है। हो सकता है जिस तरीके से केसी त्यागी पर कार्रवाई जनता दल यूनाइटेड के भीतर हो रही है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में देखेंगे कि शिवानंद तिवारी के खिलाफ भी आरजेडी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। क्योंकि ये सुर, शिवानंद तिवारी के जो सुर हैं, ये बागी सुर हैं। ये तेजस्वी यादव को कभी पसंद नहीं आएगा। तेजस्वी यादव उन नेताओं में से हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनके गुड बुक वाले लीडर उनके इर्द गिर्द रहे। अपने परिवार को नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव को नहीं बर्दाश्त कर पाए। मीसा भारती का पर कतर दिया गया। मीसा भारती खूब चाहती थी कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, बावजूद तेजस्वी यादव ने कभी मीसा भारती की उस महत्वाकांक्षा को पूरी नहीं होने दिया। और मीसा भारती जो पहले कुछ कुछ भूल जाती थी, बिल्कुल अब तेजस्वी के लाइन पर है। रोहिणी आचार्य का क्या हुआ? तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, घर के भीतर सब कुछ। तो यकीन मानिए, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में शिवानंद तिवारी का भी वही हश्र होने वाला है आरजेडी के भीतर जो तेज प्रताप का हुआ है, जो रोहिणी आचार्य का हुआ है। हालांकि शिवानंद तिवारी सच बोल रहे हैं, लेकिन सच बोलना राजा के सामने सच वही होता है जो उसको पसंद हो। अभी शिवानंद तिवारी जो बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव नामक राजा को वो नागवार गुजर रहा होगा, खल रहा होगा। जी, तेजस्वी यादव की भी अगर हम बात करें तो जिस तरह से उनको आक्रामक होना चाहिए था, या इतने दिनों के बाद वो एक्टिवली मीडिया के सामने आए जिस तरह से और बयान देते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा तंत्र जीता, ये तो उन्होंने एक तरह से तंज कस दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नई सरकार को काम करने के लिए 100 दिनों का भी हम समय देंगे। तो एक तरह से लग रहा था कि हाँ, एक्टिवली वो अभी फिर से मतलब पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं पॉलिटिक्स में। अभी वो उसी मोड में है कि हाँ, चल रहा है बिहार में, अभी राजनीति देखेंगे किस ओर जा रही है।
अभी आए हैं, फिर वो एक्टिव होंगे। सर, इसके अलावा हम रितेश पांडे की बात करते हैं। रितेश पांडे जनसुराज छोड़ चुके हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसके बाद उन्होंने कहा कि जनसुराज से वो इस्तीफा दे रहे हैं। काम करके अच्छा लगा, लेकिन चुनाव में हार मिली, उसका भी स्वागत है, लेकिन जनसुराज वो छोड़े हैं। क्योंकि आरसीपी सिंह की चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह शायद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद रितेश पांडे का अचानक से इस्तीफा जनसुराज पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें, एक जनसुराज में मची भगदड़ और दूसरा रितेश पांडे का इस्तीफा। दोनों को अलग अलग चश्मे से देखा जाना चाहिए। रितेश पांडे का इस्तीफा को कुछ इस तरीके से समझा जाए कि देखिए, फिल्मी कलाकारों का राजनीति में बहुत खट्टा मीठा अनुभव रहा है। पब्लिसिटी की वजह से वो लोग राजनीति में तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन संघर्ष करना कोई भी फिल्मी सितारा नहीं चाहता है। और जो फिल्मी सितारा राजनीति में संघर्ष नहीं करेगा, उसको बहुत दिनों तक कामयाबी नहीं मिलेगी। हमने देखा ना, कई ऐसे उदाहरण हैं बॉलीवुड के भी। अमिताभ बच्चन पीछे हट गए, राजनीति में आए, प्रवेश किया, सांसद भी बने, लेकिन दोबारा उन्होंने हिम्मत नहीं की। धर्मेंद्र दोबारा हिम्मत नहीं की। गोविंदा, उर्मिला मातोड़कर, कई ऐसे नाम आपको लंबी फहरिस्त बॉलीवुड का मिलेगा। आप दक्षिण में भी चले जाएं तो रजनीकांत का उदाहरण देख सकते हैं। समाज सेवा में बेहद सक्रिय होने के बावजूद राजनीति में वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कमल हसन। वहीं जिन लोगों ने संघर्ष किया सीधे तौर पर राजनीति में, वो लोग बेहद सफल रहे हैं। दक्षिण के कई ऐसे हीरो, कई लोगों ने नेतृत्व किया। दक्षिण की राजनीति की परिभाषा बदल दी कई फिल्मी कलाकारों ने। आज भी कल भी जो संघर्ष नहीं करेगा उसका हश्र यही होगा, जो रितेश पांडे का हो रहा है, जो पवन सिंह का हो रहा है। बार बार आते हैं और भाग जाते हैं, रण छोड़ देते हैं। आपको राजनीति में जमना पड़ेगा, तभी आप सफलता पा सकते हैं। आया गया राम वाली बात अगर करेंगे तो हो सकता है कि तुक्के से आपको सफलता मिल भी जाए, बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। मनोज तिवारी का ही उदाहरण ले लिया जाए। मनोज तिवारी लंबे समय से संघर्षरत है। उनकी शैली चाहे जो भी हो, लेकिन है तो संघर्ष तो कर रहे हैं ना, इस वजह से उनको सफलता मिल रही है। लंबे समय तक वो समाजवादी पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में रहे, और एक बार राजनीति से जुड़ने के बाद उन्होंने राजनीति का दामन छोड़ा नहीं, अनवरत थामे रखा, तब जाकर के उनको सफलता मिली है। इस तरीके के जो लोग होते हैं, फिल्मी कलाकार जो होते हैं, ये लोग मौसम के साथ आते हैं और चले जाते हैं। रितेश पांडे का उसी फहरिस्त में मैं नाम रखता हूं कि ये लोग आया राम गया राम राजनीति के हैं। दूसरी बात कि जनसुराज में जो भगदड़ मची हुई है, ये होना ही था। जनसुराज में भागे हुए लोग ही थे, और वो भागे हुए लोग फिर वहां से भी भाग रहे हैं। सारे भगोड़े इकट्ठा होकर के प्रशांत किशोर की टीम में शामिल हो गए। किन किन का नाम लीजिएगा, जो नाम लीजिएगा वो तमाम नाम भगोड़े हैं। आरसीपी सिंह, मुनाजिर हसन कभी इनके साथ जुड़े थे, कि जितने नाम, तमाम नाम, राजनीति के सारे भगोड़े इनके यहाँ शरणागत थे। आज फिर वो इन लोगों की घर वापसी हो रही है, या जो मजबूत किला जिसको जहां ठिकाना मिल रहा है वहां जा रहे हैं। आरसीपी के बोल बदले हुए हैं, वो नए तरीके से फिर से नीतीश कुमार को साधने में जुटे हुए हैं। फिर से ये कयास लगाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में उनकी वापसी हो जाएगी। कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनता दल यूनाइटेड, ये माफ करिएगा, जनसुराज के भीतर चले गए थे, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उधर अनेक पार्टियों से गए हुए जनसुराज में जो लोग हैं वो अपने अपने पुराने घरों में वापस आना चाहते हैं। जनसुराज कोई अस्थाई घोंसला किसी का नहीं था। कहीं कहीं से जोड़ करके भानुमति का कुनबा एक बनाया गया था जनसुराज नामक, वो ढहने को तैयार है। हाँ, ये प्रशांत किशोर के लिए मौका है कि फिर से वो नई टीम खड़ी करे, क्योंकि उस टीम के साथ तो इनको सफलता कभी नहीं मिलनी थी। जो लोग चुके हुए चौहान थे वे तमाम इनके साथ इकट्ठा हो गए थे, और चुके हुए चौहानों की बदौलत ये राजनीतिक किला फतह करना चाहते थे, वो कभी संभव नहीं था। नए सिरे से अगर प्रशांत किशोर फिर से राजनीति करते हैं, नए लोगों को लाते हैं, नए तरीके से लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, संघर्ष का नया मार्ग खोलते हैं, बिहार की राजनीति में खुद संघर्षरत होते हैं, खुद पुलिस की लाठी खाते हैं, किसी को आगे नहीं कर देते हैं कि तुम जाओ लाठी खा लो, पीछे से हम आ रहे हैं। आगे अगर फ्रंट वॉरियर बनेंगे प्रशांत किशोर, तो राजनीति में निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी। और इसका दर्द उनको नहीं होना चाहिए प्रशांत किशोर को। ये भागे हुए लोग इनके यहाँ आए हुए थे, इसका दर्द उनको पछतावा नहीं होना चाहिए। अच्छे लोग आएंगे, ये लोग जाएंगे तो अच्छे लोग जरूर प्रशांत किशोर के साथ जुड़ेंगे। प्रशांत किशोर के साथ लोग जुड़ना भी चाह रहे थे, लेकिन ये जो राजनीति में के आयातित लोगों को इन्होंने जो शरण दिया था, उसकी वजह से भी कई मतदाता प्रशांत किशोर से चुनाव के दौरान विमुख हो गए थे।
ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था प्रशांत किशोर का। तो कहीं ना कहीं स्वतः खुद ब खुद प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की जो कमी थी वो दूर हो रही है। 2-3 दिन पहले भी अगर हम द हिंदू की एक रिपोर्ट की माने तो करीब करीब 800 से 1000 लोगों की बात की गई कि जन स्वराज से निकाला गया है उन लोगों को। तो आप कह रहे हैं कई लोग आना चाहते हैं लेकिन वहां से तो निकाला जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट 2 दिन पहले की थी। नहीं, द हिंदू किस आधार पर उस रिपोर्ट को किया है मालूम नहीं। 800 और 1000 लोग कौन लोग हैं जन जो स्वराज काम के कर रहे भीतर? थे वहां, एम्प्लॉयज जो थे वहां। एम्प्लॉय अलग चीज है। देखिए, हाँ, तो साथ काम करने वाले वो विचार एक ही मिलेंगे तभी तो साथ काम भी करेंगे। पेड वर्कर कभी भी राजनीतिक पार्टियों की सफलता की बुनियाद नहीं हो सकते हैं। देश की राजनीति में द हिंदू ने किस आधार पर कहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे देश की राजनीति में कहीं कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा जब पेड वर्करों ने किसी पार्टी को खड़ा किया है। प्रशांत किशोर ने एक नया प्रयोग किया था कि पेड वर्करों के भरोसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह पार्टी चलाया जाए, असफल हो गए। अगर ऐसा होता तो अंबानी पार्टी चला रहे होते ना, अंबानी से ज्यादा आप कार्यकर्ता रख लीजिएगा, पेड वर्कर रख लीजिएगा, अडानी पार्टी चला रहे होते, तमाम देश के उद्योगपति जो है वो पार्टी चला रहे होते, पेड वर्कर उनके यहाँ होते, उनसे ज्यादा सैलरी तो प्रशांत किशोर नहीं दे सकते जो वो अंबानी अडानी जैसे जो उद्योगपति हैं वो दे सकते हैं। तो ये जो परिभाषा ही है ना, 800 से 1000 लोग पेड कार्यकर्ता जो उनके यहाँ काम कर रहे थे, वो कंपनी थी ना, वो प्रचार प्रसार में लगे हुए, कुछ डिजिटल मीडिया संभाल रहे होंगे, कुछ ये संभाल रहे होंगे, कुछ वो संभाल रहे होंगे, कोई पोस्टर बैनर लगा रहे होंगे, कोई डिजाइन कर रहे होंगे, उन लोगों को हटाया गया। तो उन लोगों के भरोसे कभी पार्टी नहीं चलती है। और ये खालिस मुझे लगता है कि पब्लिसिटी हो सकता है। प्रशांत किशोर को रीब्रांडिंग करने के लिए इस तरीके की चीजें प्लांट भी की जा रही होंगी कि 800 से 1000 लोग हटा दिए गए, खुद लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है प्रशांत किशोर की पार्टी में। जिनको प्रशांत किशोर ने नहीं भगाया वो क्यों भाग रहे हैं? रितेश पांडे जैसा नाम क्यों भाग रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी जानकारी, पूरी बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।